नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम पर। जैसा कि संविधान की कंटिन्यू तैयारी हो रही है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पुराने प्रश्न, जो क्या सुप्रीम कोर्ट है, किस तरीके से इसका गठन हुआ, 1935 का अधिनियम क्या, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, और जो महत्वपूर्ण भारत में आज़ादी के बाद से तीनों जज केस हुए हैं, किस प्रकार से विधायिका और न्यायपालिका में लड़ाई हुई थी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, डिटेल डिस्कशन कर लिया है। तो यदि आप भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट पीएससी की, किसी वनडे एग्ज़ाम की, या किसी स्टेट के किसी पर्टिकुलर पद की, और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राज व्यवस्था उसका भाग है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कंटिन्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको संविधान के नोट्स वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो को कंटिन्यू देख के और पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, कब स्थापना हुई, कब उद्घाटन हुए, क्या जज केस थे, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने जज हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज इस महत्वपूर्ण प्रश्न से कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी किया जाता है, और क्या कितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और कितनी पावर हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट, आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है वो भले ही हाई कोर्ट से ज़्यादा है, परंतु जब रिट जारी करने की बात होती है तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से। तो पहले ये जानिए कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32, जिसके बारे में हम लोगों ने मौलिक अधिकार में डिटेल में डिस्कस किया था, अनुच्छेद 32 जो होता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट के तहत अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जा सकता है। अब ये देखिए क्यों है उससे ज़्यादा अधिकार हाई कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ मौलिक अधिकार के खिलाफ रिट जारी करने का अधिकार है। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, यदि कोई राज्य या देश आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपना जो रिट है वो दाखिल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ मौलिक अधिकार के खिलाफ रिट जारी करने का अधिकार है, परंतु हाई कोर्ट के पास जो है वो किसी के भी खिलाफ वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हुए ये प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में आते हैं और आ भी चुके हैं कि रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा है या हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। तो आपको एकदम आज से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार है रिट जारी करने का। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। जो अनुच्छेद मैंने यहाँ लिखा है वो आपको थोड़ा सा क्लियर वे में इधर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कल भी डिस्कस कर लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की कोई संविधान में तय सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं दिया गया, परंतु रिटायरमेंट का 65 वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आपको पता है कि अनुच्छेद ये कौन से हैं। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 124 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के है उसका गठन और स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीशों का वेतन और जो भी उनके पेंशन है ये सब किसके तहत? अनुच्छेद 125 के तहत। यदि आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो मुझे आप ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि न्यायाधीशों का जो पेंशन है वो भारत की किस निधि के द्वारा दिया जाता है। तो यदि आपने देखा होगा तो आप मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इन केस ऑफ न्यायाधीश हमारे देश में नहीं है या सीजेआई प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत की जा सकती है। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 के तहत उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। यदि इन केस ऑफ जजमेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत केसेस हैं, तो उस समय उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं वो भी आ सकते हैं उनकी प्रोसीडिंग को सुनने के लिए, और यदि कहीं हेल्प हो सकती है तो वो करते भी हैं वो लोग। तो अनुच्छेद 129 जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। अभी अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जितने भी जजमेंट दिए जाते हैं उन सब की एक कॉपी बनती है। तो इन फ्यूचर कभी उस जजमेंट का यूज़ किसी और केसेस को सुनने में हेल्प लिया जा सकता है। तो अभिलेख जो होते हैं वो अनुच्छेद 129 के तहत। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की एक जो डिपार्टमेंट होता है वो बना हुआ होता है, या अभिलेख न्यायालय का एक रूप रहता है अनुच्छेद किसके तहत? 129 के तहत। और अनुच्छेद अब 130
अनुच्छेद 130 क्या कहता है? तो उच्चतम न्यायालय का स्थान, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान होगा? ये 130 में कहा गया है। अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय का जो मूल है वो क्षेत्राधिकार, मतलब किस किस क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकता है या स्वतः संज्ञान ले सकता है, तो अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 138, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, अनुच्छेद 138 कहता है कि यदि पावर उच्चतम न्यायालय को कहीं देना है किस किस केस में, यदि वो अपनी पावर को बढ़ा भी सकता है, तो किसके तहत? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, तो अनुच्छेद 138 के तहत। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर होती है, उसके ऊपर वापस रिव्यू पिटीशन दायर होता है। रिव्यू पिटीशन मतलब यदि आपने कोई जजमेंट दिया है तो उसको कुछ चेंजेस किया जा सकता है, उस पर कोई पुनर्विचार किया जा सकता है, पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 137 के तहत। ऐसा नहीं है कि कोई भी जजमेंट आ गया तो वो भारत सरकार के लिए एक बेंचमार्क हो जाएगा, उसमें भी हम चेंजअप कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 137 के तहत। ओके। अनुच्छेद 141, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर। यदि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कोई नियम कानून बना देता है तो सभी न्यायालयों पर क्या होता है? ऑटोमेटिक वो सेटल होना चाहिए, मतलब वो सभी न्यायालय जो भी हाई कोर्ट हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, ये जो कोर्ट सब जो होते हैं ये वो पूरे नियम को मानने के लिए बाध्य हैं। अब अनुच्छेद 142, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन व प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, जो भी जिस किस जजमेंट के तहत कौन सा वो दिया गया है, इसको अभी एक आदेश दिया जाता है और इस पर क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं या कहाँ कहाँ इसको डिकोड कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 142 के तहत हर न्यायालय को ये मतलब ये आदेश रहता है या अधिकार रहता है, ठीक है। और अनुच्छेद सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 143 जो स्टार्टिंग में था वो मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए क्योंकि लास्ट में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, यदि किसी कंडीशन में राष्ट्रपति फंस रहे हैं कोई डिसीजन लेने में, तो वो किसका सलाह ले सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह ले सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 143 के तहत। ये प्रश्न डायरेक्ट ये एग्जामों में आते हैं, 143, 124 ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या है? परामर्श ले सकता है, किससे? तो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों को हटाने का एक तरीका है, जैसा आपका जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है, परंतु जो न्यायाधीश को हटाना है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर भी न्यायाधीशों को, CJI को हटाया जा सकता है। किस आधार पर? तो हमने कल भी ये वीडियो में बताया था कि सिर्फ कदाचार या कदाचार प्रकट होने पर या असमर्थता प्रकट होने पर ही उनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाया जा सकता है। तो इसके बारे में वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 4 में और अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 5 में ये आपके महाभियोग या न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया को इसमें लिखा गया है। प्रक्रिया क्या है? तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित तथा मत देने वाले संख्याओं के कम से कम 2/3 बहुमत से। अब या तो संसद का प्रत्येक सदन, ये लोकसभा से बात होगी तो लोकसभा में, राज्यसभा से बात होगी तो राज्यसभा में, और दोनों से, ये कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से होगा, दोनों सदन से, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। अब जैसा आपको पता है कि लोकसभा की जो प्रेजेंट टाइम में सिटिंग है वो कितनी है? तो 550 है, और प्रेजेंट टाइम में MPs कितने हैं? तो 545, ठीक है। तो अब उसका जो आधा रहेगा 275 के आसपास रहेगा, तो 275 से ज़्यादा होना चाहिए, बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए, और वो चाहेंगे तभी वो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। या जो उपस्थित लोग हैं, ठीक है, अब उस दिन सदन में उपस्थित हैं तो उनका कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। यदि 90 लोग उस दिन उपस्थित हैं तो कम से कम 60 लोगों की बहुमत, 60 लोगों का मत न्यायाधीश के अपोज में आना चाहिए कि हाँ, न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाए, तब जाके वो बिल वो पास होगा, ठीक है। तो आइए अब महत्वपूर्ण तथ्य पे कि क्या क्या ये प्रश्न बन सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो प्रतिपादन किया था वो कौन से केस में हुआ था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा, बहुत ही चर्चित केस रहा है पूरे देश के लिए। तो ये कब हुआ था? तो 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल। और यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप ज़रूर एक और कमेंट करके बताइएगा, इससे देखिए आप लोगों का रिवीजन भी होता है कि 1973 में किस डेट को, किस मंथ में ये जजमेंट आया था, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, कि जजमेंट डेट क्या था। तो आप बताइएगा ज़रूर, यदि आपको पता हो, नहीं हो तो अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो उच्चतम न्यायालय के ने संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादन कब हुआ था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल में। भारतीय संविधान का संरक्षण तथा अभिभावक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं और भी देख लीजिए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन। विधि के शासन के तहत ही हम भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 137 में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। संसद यदि चाहेगी तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। हम लोगों ने अनुच्छेद 125 में देख लिया है कि न्यायाधीशों का जो वेतन है वो किसके तहत आता है? अनुच्छेद 125 सब क्लॉज 1 के तहत। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो ये आता है कि क्या जो रिटायरमेंट होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज किसी न्यायालय में वकालत कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता। एकदम क्लियर आप लोग रहिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कार्यवाहक न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। ओके। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य शामिल वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कॉलेजियम सिस्टम में कितने हैं? 4। किसको छोड़ के? प्लस सीजेआई। इसमें आप ये देखिएगा कौन है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसमें रहेंगे। मतलब कुल मिला के कितने लोग रहेंगे? तो 5 लोग रहेंगे। ओके। केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके तहत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। यदि सेंट्रल और राज्यों में लड़ाई हो गई, अब उसकी बात का निर्णय कौन करेगा? तो सर सुप्रीम कोर्ट करेगा, परंतु किस अधिकार के अंतर्गत? तो मूल अधिकार के अंतर्गत। ओके। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ कब गठित की गई थी? तो 13 न्यायाधीशों की पीठ गठित हुई थी। कौन से में? जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ, केशवानंद भारती बनाम केरल में 1973 में अब तक की सबसे बड़ी पीठ, मतलब 13 जजों ने उस केस को सुना था। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, तो किसके तहत? 142 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार प्राप्त है केवल राष्ट्रपति को। अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 143 में देखा था कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है? विधि के प्रश्न पर राय ले सकता है। तो केवल राष्ट्रपति को हिस्सा, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि उठ के चला जाए कि हमको इस चीज़ पे हमको समझ नहीं आ रहा है, आप राय दे दीजिए। तो सिर्फ राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था कब अपनाया गया था? तो 1993 में। ये हम लोगों ने जजमेंट केस में हम लोगों ने देख लिया है कल के वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि महत्वपूर्ण तीनों जज केस के बारे में उसमें डिस्कशन किया गया है। जनहित याचिका की माता के नाम पर किसे जाना जाता है? तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। ठीक है, तो किसको जाना जाता है? तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। ये है जनहित याचिका के माता के नाम पे इनको जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। तो इस प्रकार हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं 2 वीडियो में हमने कवर कर लिया है। कल का वीडियो में तीनों जज केस प्लस सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो, और आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, न्यायाधीश सीजेआई को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, या भी अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, और परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो कंटिन्यू आप अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट पे हम लोग कवर करेंगे। अगला भाग जो उसी का है, हाई कोर्ट का भाग 6। तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कंटिन्यू तैयारी करिए, पॉलिटी अपनी शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए क्रैक जीके एग्जाम से। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।